कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है और हम जो है 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसकी वन शॉट क्लासें लेकर के आ रहे हैं और परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम का क्रमानुसार प्रतिदिन दोहरान करवाया जाएगा। प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा डेट वाइज। और इस वन शॉट क्लास में आप कवि और लेखक का परिचय देखेंगे, पाठ कविता का सारांश देखेंगे, एमसीक्यूज और वन लाइनर देखेंगे और 2 और 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंतरा भाग 2 पुस्तक का 7वां पाठ आज हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा जो पद्मावत का अंश है, इसकी वन शॉट क्लास हम देखेंगे। सबसे पहले जायसी के जन्म मृत्यु और उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। जन्म 1492 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय में देखेंगे तो जायसी भक्ति काल की सूफी प्रेमाश्रयी शाखा यानी प्रेम मार्ग की जो शाखा थी, सूफी शाखा, उसके ये प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। जायस स्थान पर जन्म लेने के कारण जायसी कहलाए। पद्मावत ग्रंथ प्रेमाख्यान परंपरा में लिखा गया जायसी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। पद्मावत महाकाव्य जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। पद्मावत में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती व चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है और यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। जायसी ने इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का आभास करवाया है। सैयद अशरफ और शेख बुरहान जायसी के गुरु हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। पाठ परिचय देखेंगे। 12 मासा अंश जो है उसका सारांश देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में जायसी की रचना पद्मावत के 12 मासा का अंश दिया गया है। पद्मावत में 12 मासा शीर्षक से कवि ने वर्ष के 12 माह में नायिका नागमती के वियोग का वर्णन किया है। हमारी पुस्तक में वर्ष के अंतिम 4 माह, जो अपना विक्रमी संवत है उसके अंतिम हिंदू वर्ष जो है उसके अंतिम 4 माह अगहन, मार्गशीर्ष, पूष, माघ और फाल्गुन, ये चारों महीने याद होने चाहिए। इन चारों महीनों में रानी नागमती के वियोग जनित दुख का वर्णन किया गया है। पहले पद में यानी अगहन मास में मार्गशीर्ष में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में दीपक की बाती के समान जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। वियोग के कारण नायिका के लिए रात काटना अब मुश्किल होता जा रहा है। स्त्रियां पति के लिए श्रृंगार करती है, परंतु नागमती के लिए प्रिय की अनुपस्थिति में यह श्रृंगार कष्टप्रद लग रहा है। विरहाग्नि के धुएं से भंवरे तथा काग भी काले हो गए हैं, यानी कौवे भी काले हो गए। अतिशयोक्तिपूर्ण यह वर्णन है। दूसरा पद है पोष माह में विरहणी नायिका का शरीर शीत से थर थर कांप रहा है। चकई और कोकिला से नायिका की विरह की तुलना की गई है। विरह रूपी बाज पक्षी नागमती को जीते जी नोच नोच कर खा रहा है। नायिका विरह में शंख के समान दुबली हो गई है। विरह में नायिका सारस के समान तड़प तड़प कर मर रही है। और तीसरे अंश में यानी माघ जो महीना है उसमें जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा यानी मावट का होना नागमती के विरह ताप को बढ़ा रहा है। यानी मावट होती है तो लगनी तो ठंड चाहिए, लेकिन वियोग के कारण उसका दुख और बढ़ रहा है। माघ माह में काम भावना जगने के कारण नायिका प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है, क्योंकि वसंत का महीना होता है और चारों तरफ आनंद और उल्लास छा जाता है।
प्रियतम के विरह में वह सूख कर तिनके के समान हो गई है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस विरह में जलकर वह राख के समान उड़ जाएगी। अंतिम जो महीना है फाल्गुन, उसमें चलने वाली हवा शीत को चौगुना बढ़ा रही है। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है, दुखी होती जा रही है। प्रियतम के विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ रहा है। फागुन के गीत भी विरहणी नागमती को होली की लपटों के समान जला रहे हैं। यानी जैसे होली की लपटें जलाती है, वैसे वियोग की लपटें नागमती को जला रही है। विरह की आग में जलकर नायिका का शरीर राख का रूप धारण कर लेगा और पवन उस राख को उड़ाकर प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगा, ताकि वह प्रिय का स्पर्श मृत्यु के बाद पा सके। वन लाइनर एमसीक्यूज देखिए। जायसी का प्रेमाख्यान परंपरा में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कौन सा है? पद्मावत। 12 मासा में किसके वियोग विरह का वर्णन है? नायिका नागमती के वियोग का वर्णन है। पद्मावत की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधि भाषा है पद्मावत की। 12 मासा का अंश जायसी की किस रचना से लिया गया है? ये पद्मावत महाकाव्य का अंश है। 12 मासा के संकलित अंश का पहला महीना कौन सा है? अगहन यानी मार्गशीर्ष। वर्ष के अंतिम 4 महीने हैं। फारसी की मसनवी शैली में रचित किस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है? पद्मावत की कथा ऐसी है जो सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है। 12 मासा के संकलित अंश में किन किन महीनों में नायिका के वियोग का वर्णन है? अगहन यानी मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। 4 माह में नागमती के वियोग का वर्णन है। भंवरे और कौवे के माध्यम से नायिका क्या संदेश भेज रही है? विरहाग्नि में जलने का संदेश भेज रही। वो ये संदेश भिजवा रही है अपने प्रियतम के पास कि विरह की आग में वो जल रही है। जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1492 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश में जायसी का जन्म हुआ। नायिका को जीते जी कौन खा रहा है? विरह रूपी बाज पक्षी नायिका को जीते जी खा रहा है। फाल्गुन में नायिका का शरीर कैसा हो गया है? पीले पत्ते के समान शरीर पीला हो गया है, सूख गया है। जायसी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल की सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि जायसी हैं। नायिका अपने शरीर की राख को प्रियतम के मार्ग में क्यों बिखेरना चाहती है? चरण स्पर्श करने के लिए या नायक का स्पर्श पाने के लिए। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जायसी कैसे पड़ा? जायस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इस कारण इनका नाम जायसी पड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है? सैयद अशरफ और शेख बुरहान, ये दोनों इनके गुरु हैं। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? ये मसनवी शैली में लिखा गया है। और पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग है? दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पोष माह में विरह के कारण नागमती किसके समान हो गई है? शंख के समान दुबली हो गई है। पोष माह में नायिका नागमती के विरह की तुलना किससे की है? चकई और कोकिला से उसकी तुलना की गई है। कौन से महीने में पवन शीत को चौगुना बढ़ा देता है? 4 गुना सर्दी हो जाती है फाल्गुन में, होली के समय। कौन से महीने में दिन घट जाते हैं, रातें बढ़ जाती है? अगहन और मार्गशीर्ष का जो महीना है उसमें ऐसा होता है, रातें लंबी हो जाती है। विरह में नायिका नागवती ने किस पक्षी की भांति चीख चीख कर अपने पंख बिखेर दिए? सारस की भांति उसने अपने पंख बिखेर दिए। कौन से महीने में मावट होती है और कामरस उपजता है? माघ का महीना, क्योंकि वसंत पंचमी इसी महीने में आती है। जायसी द्वारा प्रयुक्त अलंकार कौन कौन से? उपमा और रूपक अलंकार जायसी द्वारा प्रसिद्ध अलंकार है। ये 1 लाइनर थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अगहन के महीने में विरहणी नायिका नागमती की विरह की व्यथा को अपने शब्दों में लिखो। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। नागमती के लिए परिवर्तन बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, परंतु रात नहीं कट पाती। रात में उसे रह रहकर प्रिय की याद सताती है। वह घर में अकेली होती है,
अतः यह स्थिति उसे वियोग की चरम सीमा तक ले जाती है। उसकी स्थिति ऐसे ही है जैसे दीपक की बाती। दीपक की बाती पूरी रात जलती रहती है, नागमती भी वैसी ही विरह की आग में जल रही है। अगन मास की ठंड जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को तो यह ठंड कंपा रही है। वह सोचती है कि यदि उसके पति उसके साथ होते तो वह इस ठंड को भी झेल जाती, परंतु उनकी अनुपस्थिति इसके बल को दोगुना किए जा रही है। वह यही सोचकर व्याकुल हो रही है कि स्त्रियां पति की उपस्थिति में श्रृंगार करने में लगी रहती है, परंतु नागमती के लिए यह श्रृंगार कष्टप्रद लग रहा है। उसके पति परदेश गए हैं, अतः वह किसके लिए यह श्रृंगार करे। लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, परंतु नागमती को तो विरह रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है। नागमती के लिए अगन मास भी कुछ राहत नहीं देता है, क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों न हो, परंतु विरह की आग अंदर रहकर उसे जला ही देती है। जियत जाय मुझे नहीं छाड़ा पंक्ति में नायिका की विरह दशा का वर्णन करो। नागमती का पति प्रदेश गया हुआ है। पूस के माह में पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है। वह पति के वियोग में जल रही है। पति के वियोग से उत्पन्न विरह के दुख को उसने बाज के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजर गड़ाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है। जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा, तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है। विरह की आग इतनी उग्र होती जा रही है कि उसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप में न दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में वह उसे लील रहा है। वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही है, बस इस अग्नि में अकेले जली जा रही है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए। इसमें क्या भाव व्यक्त हुआ है। फागुन के महीने में नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं स्वयं के तन को विरह की आग में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ। क्यों? इस तरह मेरा शरीर राख का रूप धारण कर लेगा और पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगा। यानी जो शरीर की राख बनेगी वो प्रियतम के रास्ते में बिखर जाएगी। इस प्रकार मार्ग में चलते हुए अपने पति का मैं राग रूप में स्पर्श पा जाऊंगी, अर्थात जीते जी तो प्रिय का स्पर्श नहीं मिला, पर मरने के बाद प्रियतम का स्पर्श मिलन सुख मिल ही जाएगा। माघ महीने में विराणी को क्या अनुभूति होती है। माघ के महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है। चारों ओर पाला अर्थात कोहरा छाने लगता है। विराणी के लिए यह स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो माघ मास की ठंड उसे अपने साथ ही ले जाएगी। यह मास उसके मन में काम की भावना को जागृत करता है। वह प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है। इसी बीच इस मास में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को और बढ़ा देती है। मावट जो होती है, वर्षा में भीगी हुई नागमती को गीले वस्त्र तथा आभूषण तक तीर के समान चुभ रहे हैं। उसे श्रृंगार भाता नहीं है। प्रीतम के विरह में तड़पते हुए सूख कर कांटा हो गई है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस विरह में जलकर वह राख के समान हो जाएगी और पवन उसको उड़ा देगा। पांचवा देखिए, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं, इससे विरहणी का क्या संबंध है। या फाल्गुन मास में विरहणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करो। फाल्गुन मास के समय वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके गिरते हैं। विरहणी के लिए यह माह बहुत ही दुख देने वाला है। चारों ओर गिरती पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान प्रतीत हो रही है। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में विद्यमान आशा को धूमिल कर रहा है कि उसके प्रियतम शीघ्र ही आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है। उसका शरीर भी पीला पड़ गया। प्रियतम के विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ रहा है। अतः फाल्गुन मास उसे दुख को शांत करने के स्थान पर बढ़ा ही रहा है। फागुन के समाप्त होते होते वृक्षों में नई कोपलों तथा फूल आकर उसमें पुनः जान डालेंगे, परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा यह कहना संभव नहीं है। फागुन के गीत भी विरहणी नागमती को होली की लपटों के समान जला रहे हैं।
पीएसओ कहेऊ संदेशड़ा ए भंवरा ए काग। इसमें क्या भाव स्पष्ट हुआ है? वीरणी नागमती भौरों तथा कव्य के माध्यम से अपने प्रियतम के पास संदेशा भेज रही है। उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताए। प्रियतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख को भोग रही है, इसका पता प्रियतम को अवश्य लगना चाहिए। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी आग में जलकर मर रही है। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया। अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ वर्णन है। रकत डरा मासू गरा आड़ बये सब संक। इसमें क्या भाव प्रकट हुआ? प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का संदेश भेज रही है। वह कहती है कि हे प्रियतम, तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत ही खराब हो गई है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना रोई हूं कि मेरी आंखों से आंसू रूप में सारा रक्त बाहर निकल गया है। इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी गल गया है। मेरी हड्डियां शंख के समान सफेद हो गई है। वह आगे कहती है कि तुम्हारा नाम लेते लेते विरही सारस के समान तड़प तड़प कर मर रही हूं। इस समय मैं मृत्यु के समीप हूं, अतः तुम शीघ्र आकर मेरे पंखों को समेट लो। कहने का भाव यह है कि विरह की आग नायिका नागमती को बहुत दुख दे रही है। ये 2 और 3 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें।